हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बाबू नॉर्मलिटी देखने वाले हैं। अब तक हम लोग पिछले वीडियो तक हम लोग मोलारिटी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, पर उससे क्वेश्चंस बाबू आपके जेई में या आपके नीट में ये सब क्वेश्चन नॉर्मलिटी से देता है। तो देखते हैं हम लोग बाबू नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी है क्या? एक्चुअली मोलारिटी का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा नहीं बड़ा ही पार्ट है, ठीक है। बड़ा इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि मोलारिटी इसमें होता ही, बट उसमें क्या होता है एक चीज और, जो सॉल्यूट होता है उसके एसिडिटी और बेसासिटी दोनों ही पे डिपेंड करने लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत ही एक बड़ा सा कैलकुलेशन भी करेंगे और लास्ट में एक मजेदार इसका हम कंक्लूजन लाएंगे बाबू, जिससे आपको बड़ा ही आसान लगेगा। कुछ नहीं है नॉर्मलिटी में। तो चलिए देखा जाए नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बाबू? तो डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of the number of gram equivalent weight of solute dissolved in per liter of solution is called normality. इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। और जो नॉर्मलिटी होता है बाबू, ये किससे इंडिकेट करते हैं? इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन। किससे करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से। अगर इसमें हम बात करें बाबू कि हम कह सकते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करता है? हम लोग पिछले क्लास में आपको हम बताए हुए थे कि जिस भी फॉर्मूला के अंदर में वॉल्यूम की बात होती हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है बाबू, मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जहां भी वॉल्यूम आ जाए, जिस भी फॉर्मूला में या डेफिनेशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, ये पर लीटर क्या है बाबू? वॉल्यूम है, दिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू? देखिए, नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाई या पर लीटर बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बाबू? इन लीटर में। किसमें दे रहा है? इन लीटर। अगर मान लीजिए एमएल में दे देता है, तो क्या करेंगे बाबू हम लोग? यहाँ एमएल का अगर यहाँ नीचे रहता है तो उसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये रहा आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला को देखें ध्यान से बाबू, तो आपको फॉर्मूला में बहुत ही चीजें कंफ्यूजन वाली सबसे बड़ी ये चीजें हैं। ये क्या है, ठीक है ना। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला हम बताएंगे बाबू, और बहुत ही आसान, ये पूरा फॉर्मूला ही आसान होने वाला है। अच्छा, इसका अपनी यूनिट कम से कम यहाँ तक लिख लें। यूनिट इसका क्या हो जाएगा बाबू? तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, इसका क्या होता है? यूनिट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ये खुद यूनिट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट खुद क्या होता है? एक यूनिट होता है। पर लीटर होता है आपका किसका यूनिट? नॉर्मलिटी का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम क्या करने वाले हैं बाबू? एक नॉर्मलिटी का ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जो कि आप अब तक कुछ जानते हैं और जिससे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है बाबू इसमें? हम लोग अगर देखें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अगर यहां भी देखें बाबू, गिवन वेट तो चलो फॉर्मूला में दिया रहता है, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या है, इसको अगर हम निकालें तो एक नया फॉर्मूला मेरे पास निकलेगा इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला निकलेगा आपको क्या? मोलर
मास बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, अगर हम देखें तो एन फैक्टर क्या है, ये एन फैक्टर निकल जाए बाबू तो मोलर मास तो फॉर्मूला दिया होगा तो देवे करेगा। अगर ये निकल जा रहा तो इक्विवेलेंट निकलेगा, यहाँ रखेंगे गिवन वेट निकलेगा, दिया रहेगा, गिवन वेट निकल जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, और इसको हम रख देंगे नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में, तो आराम से आपका निकल जाएगा क्या, नॉर्मलिटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग ये सब मिला करके एक नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर एन फैक्टर आपको हम लास्ट में समझा देते हैं। तो जरा देखिए, थोड़ा लंबा है चीजें, बहुत मजेदार है। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, तो अगर हम सबको इकट्ठा करने बैठे बाबू, तो जब इसको यहां रखेंगे तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या हो जाएगा, मोलर मास, और बाई एन फैक्टर ना हो के ऊपर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन वेट एन फैक्टर बाई मोलर मास। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट क्या निकाल रहे हैं, बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वहां पे हमने बाबू लीटर में लिखा था, अगर यहाँ पे हम ml में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर भी होगा, और इनटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली नॉर्मलिटी का हमको क्या निकल गया बाबू, फॉर्मूला निकल गया। ये देखिए ये फॉर्मूला, अब यहाँ से ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट आपको आराम से क्वेश्चन में मिल जाएगा, और अब तक क्वेश्चन किए होंगे तो पता ही होगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आसान है निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है, या जो भी जैसा हो। एन फैक्टर इसमें एक जो चीजें हैं ये आपके लिए थोड़ा अननोन है, नया है। तो एन फैक्टर बहुत ही सिंपल होता है निकालना। एन फैक्टर क्या है बाबू, वो कैलकुलेशन करके हम बता दे रहे हैं। तो एक काम करिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एन फैक्टर आपको बता देते हैं कि व्हाट इज एन फैक्टर और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, एन फैक्टर जो होता है ये दो चीजों को बताता है, एक तो बेसासिटी को बताता है, और एक एसिडिटी को भी बताता है। ठीक है, एसिडिटी को भी बताता है। तो बेसासिटी जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है तो उसका बेसासिटी, बाकी जो जितने भी बेस होते हैं जैसे NaOH हो गया, COH हो गया, उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी। तो सिंपल सी बात बाबू, अगर एसिडिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कोई दे दिया NaOH, तो यहां बात करेंगे नंबर ऑफ OH इक्वल टू एसिडिटी, या एन फैक्टर डायरेक्ट ले देते हैं, एन फैक्टर नंबर ऑफ OH इक्वल टू एन फैक्टर। जैसे मान लीजिए बाबू NaOH यहाँ दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे हम तो कैसे टूटेगा, Na प्लस OH माइनस, कितने OH माइनस आए बाबू, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसमें थोड़ा आसान रहता है, दिख जाता है, जैसे कोई भी चीज CaOH ले लो ट्वाइस, कितना हो जाएगा, इसमें 2 दिख रहा है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप ले लो, जैसे MgOH का ट्वाइस ले लो, इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो आसान रहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मजेदार रहता है। कौन सा, बेसासिटी निकालना। तो कैसे निकालते हैं बाबू इसके लिए, तो इसके लिए हम सिंपल पहले नियम आपको बता देते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल रूल क्या है इसका कि जैसे H2SO4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है H2SO4, तो बेसासिटी निकालने के लिए होता है बाबू कि द नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड इज कॉल्ड बेसासिटी। तो कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ H प्लस आयन कब निकलेगा, जब OH के साथ जुड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इसके, और स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है तभी जाकर के हम उसका एन फैक्टर बता सकते हैं। यहाँ पे 2H आ गए, तो इसका ये मतलब हुआ 2H आ गए, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर मान लो बाबू और भी चीज दिया हो, जैसे H3PO3 दिया है, ठीक है, तो इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाना आएगा तब आएगा। इसमें हाइड्रोजन 3 है, जैसे P डबल बॉन्ड हो, OH, सही है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, एक और H होता है, एक यहाँ रह जाता है। अब बताइए इसमें एन फैक्टर कितना होता है भैया, तो इसमें एन फैक्टर कितना हो गया, 1 और 2, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तब जाकर के आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। बट टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको इसका एक धांसू सा ट्रिक बताते हैं, मजेदार ट्रिक बताते हैं, जिससे आपको एन फैक्टर निकालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्या है ट्रिक इसका, तो ट्रिक ये है कि जो भी दिया होगा बाबू यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो भी दिया हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ
ऑक्सीजन माइनस सेंट्रल एटम, माइनस सेंट्रल एटम, ठीक है, माइनस सेंट्रल एटम। और जो वैल्यू आ जाए बाबू इस दोनों में से जो वैल्यू कम हो, जो वैल्यू क्या हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, हिंदी में लिख देते हैं, जो वैल्यू क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, एन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, एन फैक्टर बोलेंगे। चलो नहीं समझ में आया, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया H2SO4, तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, हाइड्रोजन की संख्या क्या बोले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 रख दिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। सेंट्रल एटम देखिए कौन होता है बाबू, जो संख्या में सबसे कम हो और जिसका आकार क्या हो, बड़ा हो, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। तो इसको हम कह देंगे एक सेंट्रल एटम है। तो कितना हो गया जरा देखिए, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। तो बताइए कम कौन है, कम ये है, तो इसीलिए एन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो एन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एज इट इज अगर हम बात करते हैं यही वाला H3PO4 जो हम लोग बनाए थे H3PO3 का, तो बताइए कैसे निकलेगा जी इसका। सिंपल, इधर 3 रख लेंगे, यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे, कितना आ गया 2। इस दोनों में कम कौन है, 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से एन फैक्टर का कैलकुलेशन, कुछ भी ले लो बाबू, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, H3PO4 ले लो, इसको बनाओ जरा, कैसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 3 दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई ले सकते हो, दोनों इक्वल है तो दोनों में से कोई ले सकते हो आप। तो ये रहा आपका बाबू नॉर्मलिटी का पूरा कंसेप्ट। नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक और बात बाबू, जैसे मोलारिटी में हमने पीछे बताया हुआ था कि उसमें भी डाइल्यूशन करने के बाद में नए सॉल्यूशन जो मिलता है उसका नॉर्मलिटी पूछ लेता है, वॉल्यूम पूछ लेता है, तो वैसे क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं बाबू, किसके अंदर, आपके नॉर्मलिटी के अंदर भी, ठीक है, जो मोलारिटी वाला है। तो सेम कंसेप्ट ले आएंगे और इसमें भी N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2 होता है। तो इसको आप लोग फटाफट लिख लें, स्क्रीनशॉट कर लें। एक लास्ट चीज बताने वाले हैं, क्या बाबू, ये इतना बड़ा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ये वो तेरे भाई सब खत्म करिए, जो मोलारिटी निकाले थे उसी से निकलेगा। तो उसके लिए हमको दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनके बीच को रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। चलो तो इसको मिटाते हैं हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। क्या बात करते हैं बाबू, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी चलिए, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बाबू, हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला, तो वेट ऑफ सॉल्यूट या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, इन लीटर में है तो लीटर में दे दीजिए, वेट मेथी में है एमएल में है तो एमएल में रख दीजिए, ठीक है, लीटर में हमने दे दिया। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं जरा, किसका बाबू, नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, और भी एक चीज होता है इसमें, क्या बाबू, एक चीज है उसको अलग लिख देते हैं, एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर। जरा अगर ध्यान से देखें बाबू, जो हमने ब्लू से लिखा हुआ है ये चीजें, इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे, क्या ये मोलारिटी जैसा नहीं लग रहा है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ एन फैक्टर डिफरेंट है। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी बराबर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो इस तरह से बाबू हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मलिटी आज कैलकुलेट कर लिए बाबू, और इससे संबंधित आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो नॉर्मलिटी से नहीं मिलेगा, बट अदर क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग ड्रॉ करिए, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बोले तो मोलालिटी और एक बचा हुआ आपका कौन सा, पार्ट पर मिलियन पीपीएम। उसके बाद हम लोग चलेंगे बाबू सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन, और बाकी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन होते रह रहा है। तो आप जुड़े रहिए, अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं बाबू हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।